तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं राज सर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पर। आशा है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से बेस्ट होंगे। क्योंकि अब तो यार मुझे लगता है कि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीरियस हो चुके हैं। हाँ, अब कैसे कहोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? यार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगभग 100 या लगभग 120 बच्चे पहले से वेट कर रहे हैं, सर क्लास कब स्टार्ट होगी। यानी इससे पता चल रहा है कि बच्चा चाह रहा है कि सर पढ़ाइए, हमें पढ़ना है। बच्चा पूछ रहा है सर कब क्लास स्टार्ट होगी। यानी बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो रहा है पढ़ाई के लिए, और होना भी चाहिए यार। 5 महीने, 5 से 6 महीने बाकी है जब आपके बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। अगर अब नहीं होगे तो फिर कब होगे? तो फिलहाल बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार और लवण इसको कंप्लीट करा दीजिए। बहुत सारे बच्चे बार बार एसएमएस कर रहे हैं, सर ये चैप्टर समझा दीजिए, सर बहुत खतरनाक है। क्या है सर, बवाल है। तो आज हम लोग ये अम्ल क्षार और लवण वाला जो समस्या है ये खत्म करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मस्त एकदम लाजवाब है। और एक बात फिर से कह दे रहा हूं, इस चैप्टर से लगभग आप मान के चलो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे जो लॉन्ग हैं। जैसे विरंजक चूर्ण, उसके निर्माण की विधि, धावन सोडा, उसके निर्माण की विधि, उसका उपयोग। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये खाने का सोडा, उसके निर्माण की विधि एवं उपयोग। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके निर्माण पूरी अभिक्रिया। भाई इतना ज्यादा खतरनाक वाला ये चैप्टर है, कुछ कहने के लिए। कुछ लोग इसको हल्के में ले लेते, ओ माय गॉड अम्ल क्षार और लवण ही तो है, सेकंड चैप्टर हो जाएगा। ए भैया ऐसा ना होगा यार, हकीकत जान लो, ऐसे काम होने वाला नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं? तनु जुड़ चुके हैं, मानसी एक्स गेमिंग, वो देखो हेलो एवरीवन कर रहा है। श्याम जी केसरवानी है, फ्यूचर आईएएस। और आईएएस भाई कैसे हो? बढ़िया है। सुमित है और किशन साहू, ये तो मेरे छोटे भाई का नाम भी है, किशन साहू नहीं लेकिन किशन शुक्ला। दिव्या वर्मा, ओके, और रवि प्रजापति। अब देखो बहुत सारे बच्चे, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन ये है मेरी इस क्लास में आपका स्वागत है। मस्त तरीके से आराम से आहिस्ता आहिस्ता चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे और एकदम से चिल मार के। दूसरी बात सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाएंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा सारी चीजें। अच्छे बार अगर अब क्लास को पढ़ना है तो एक बार फायर वाला दिल भेज के दिखाओ कि यस सर एनर्जी हाई है। लगना चाहिए ना कि क्लास स्टार्ट हो रही है। एक बार भैया जल्दी से फायर वाला इमोजी भर दो कमेंट में। फायर वाला इमोजी या फिर दिल वाला इमोजी एकदम से कमेंट सेक्शन में भरा दिखाई देना चाहिए कि यस सर कैसा है, जोश एकदम हाई, अल्ट्रा हाई होना चाहिए भाई। अल्ट्रा हाई होना चाहिए तभी तो मजा आएगी। अल्ट्रा हाई होगा एनर्जी ना तो भी तो मजा आएगी मिया, है कि नहीं? चल हम बात करते हैं अम्ल की। तुम लोग कमेंट करते रहो, मैं शुरू करता हूं। यार अब लाइक तो कर दो भाई, यार तुम लोग लाइक नहीं करते भाई। आधा बच्चा भी लाइक नहीं किया, शर्म ना आ रही है कि भैया राज भैया यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और तुम लोग, ये गलत बात, चीटिंग है, गद्दारी करोगे ना ना ना, गद्दारी ना होगी। अब चलो हम लोग चैप्टर पे आते हैं। आप लोग अपना जो काम है उसको करते रहो, लाइक शेयर वाला, दोस्तों को बुलाने वाला, ये तुम लोग का काम है, इसको करो। अब हम लोग अपने चैप्टर में आते हैं। देख भाई, बहुत खट्टा। ऐसा टेस्ट कभी फील किए हो? अरे आम खाए होगे तो फील किए होगे, इमली खाए होगे तो भी कितना खट्टा है, खट्टा है। तो ये जो आप ये खट्टा फील हो रहा है एक्चुअल में यही अम्ल है। वे सारे पदार्थ जिनको खाने के बाद ऐसा हम मुंह बनाते हैं उसी को अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी किसी चीज को खाने के बाद जब हमारे मुंह 56 तरीके से अपने आप को ट्विस्ट करते हैं उसी को ही अम्ल कहा जाता है। अब भाई ऐसी डिफिनेशन मत लिख के आना, मैं बता रहा हूं क्या इसकी डिफिनेशन है। और हाँ एक बात और है, एग्जाम में कहेगा कि अम्ल की आधुनिक अवधारणा क्या है। आधुनिक अवधारणा एक नया वर्ड यूज कर देता है, कुछ नई चीज नहीं है। एक्चुअल में अम्ल जल के साथ H+ आयन देता है, बस वही चीज है, मैं बताऊंगा। ठीक है, हमें हर एक चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो 56 कोण का मुंह बनाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा, शॉर्ट, खट्टा है, खट्टा खाने।
नहीं नहीं नहीं, मैं वो ना बोलूंगा। तो भैया एसिड शब्द क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया है, और भैया जिसका मतलब होता है खट्टा। यानी वे सारे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, चाहे वो दही हो, कोई भी चीज हम खा रहे हैं, हमें खट्टा फील हो रहा है, हमें खट्टा लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जिसका जलीय विलयन स्वाद में, जलीय विलयन का मतलब समझ लो कि भाई देखो यार, अब जैसे नींबू है, नींबू को रस निकाले, अब जब वो नींबू के रस को तुम पियोगे तो क्या वो मीठा फील होगा, वो उसका विलयन ही तो है, तो वो क्या है, खट्टा लगेगा। यानी भैया जिसका जलीय विलयन क्या था, स्वाद में खट्टा होता है, और जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में पूछता है कि अम्ल की आधुनिक अवधारणा क्या है, क्या कहेगा, अम्ल की आधुनिक अवधारणा क्या है। अब लोगों को लगे आय रे, ई का बवाल है, ई भी को होता है क्या कुछ, आधुनिक अवधारणा यानी कुछ नया चीज पूछ लिया। अरे भैया बोल देना कुछ नया नहीं पूछा, पूछा वही चीज है। आपको यह बता देना है क्या, कि जब अम्ल जल के साथ मिल करके, अम्ल जल के साथ मिल करके क्या करता है, H+ आयन मुक्त करता है, तो उससे ही हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वे सारे पदार्थ, वे विलयन जो जल के साथ घुल करके H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब जैसे HCl है, HCl जो है ये जल के साथ रिएक्ट करके, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, H+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन में टूट जाएगा। जो हमारा HCl अम्ल होता है वो क्या करेगा, जल की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके H+ आयन क्या करेगा, H+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन में टूट जाएगा, और यहां पे उसने मुक्त कर दिया H+ आयन। और जब किसी यौगिक से हमें H+ आयन प्राप्त होता है, जब ध्यान से सुनना, जब किसी यौगिक से हमें H+ आयन प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो, अगर उससे हमें H+ आयन प्राप्त होता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना। भाई हो गया, इतने में पेट भर गया। ये नालायकों पढ़ लो, दोबारा ना मौका ना मिलेगा, बोर्ड एग्जाम बार बार ना आता है। ठीक है, अब ध्यान दो, आपको बस इतना याद रखना है कि जो जितने भी अम्ल हैं, अम्ल जैसे ही जल के संपर्क में आते हैं, वो क्या करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं, और यही अम्ल की आधुनिक अवधारणा है। फिर कह रहा है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। अभी परेशान न होना, अभी हम लिटमस पेपर के बारे में सेपरेटली पूरी इसकी बात करेंगे। बस अभी आपको याद कर लेना है कि अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यहां से आपको याद कर लेना है, अनिल नाम याद कर लो। अनिल से क्या होगा कि अम्ल नीले को लाल करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल नाम याद कर लो कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह बात आपको यहीं से एकदम से तैयार कर लो कि अम्ल, कोई भी अम्ल हो, दुर्बल, कठोर, प्राकृतिक, मानव निर्मित, कोई भी अम्ल है, वो अगर लिटमस पेपर उसके पास लाया जाएगा नीला, तो नीले को लाल कर देगा। तो अच्छा, लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा। अरे ना मुन्ना, ना ना ना, याद रखना, अम्ल नीले को लाल करता है लेकिन लाल को नीला नहीं करेगा। ये कभी मत करना कि लाल को नीला कर देगा, नीले को लाल करेगा, लाल को नीला नहीं करेगा। याद कर लेना, ठीक है। अम्ल नीले को लाल करेगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अभी मैं बोल देता कि नीले को लाल को क्या करेगा, बहुत सारे बच्चे यस सर नीला करेगा, अरे निपट जाओगे इतने में। ना ना ना, याद कर लो कि अम्ल नीले को लाल करेगा, ठीक है। अब आगे आओ, यहां पर देखो, अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे HCl है, जल के संपर्क में आया, जल में घुला, क्या किया, H+ आयन दिया। नाइट्रिक अम्ल है HNO3, नाइट्रिक अम्ल याद कर लो, नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल जैसे ही ये भी जल के संपर्क में आएगा, H+ आयन मुक्त करेगा। यानी आपको एक कॉमन सी चीज यहां से याद कर लेनी है, वो ये कि कोई भी अम्ल अगर वो जल के संपर्क में आएगा
तो H प्लस आयन मुक्त करेगा, वो भी 100% करेगा। क्या करेगा? 100%। हाँ, लाल का लाल ही रहेगा, यानी नो चेंज यार, भाई चेंज नहीं करेगा। सुजीत सही बात है भाई, देखो लाल को लाल ही करेगा, करेगा ही क्या, वो ऑलरेडी लाल है, यानी नो चेंज बोल देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। हाँ, श्याम चौरसिया कह रहे हैं, सही बात है। अब आगे देखो, अब आता है अम्ल के प्रकार। क्या इसके प्रकार भी होते हैं? क्या बिल्कुल होते हैं, अम्ल के प्रकार होते हैं। अब अम्ल के प्रकार पहले स्रोत के आधार पर, स्रोत मतलब कि हमें अगर कहीं से प्राप्त हो रहा है, कहीं से हम निकाल रहे हैं, कहीं से हम बना रहे हैं, तो स्रोत के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया पहला हमारा प्राकृतिक अम्ल, जिसे हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल भाई हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। देखो ध्यान सुनना, स्रोत का मतलब होता है जहां से कोई चीज हमको प्राप्त हो रही हो। तो कह रहा है कि भाई स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार क्या है? तो हमने कहा पहले प्राकृतिक अम्ल। अब प्राकृतिक अम्ल क्या है? या भाई देखो यार, प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक कहीं वर्ड आ जाए तो एकदम माइंड में एकदम बैठा लो वर्ड कि अगर प्राकृतिक वर्ड की बात हो रही है तो सिंपल से एक चीज होगा कि वो चीज प्रकृति से प्राप्त हो रही होगी, प्रकृति से लेकर के होगी, प्रकृति से संबंधित होगी। हमेशा याद कर लो, कहीं पर भी पूछ ले। यानी अगर प्राकृतिक अम्ल की बात हो रही तो सिंपल सी बात है, वो अम्ल जो हमें हमारी प्रकृति से प्राप्त हो, वे अम्ल जो हमें हमारी प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक अम्ल। अम्ल जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोत जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि से प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वे अम्ल जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं या प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। ये नालायक हो, हम लोग क्लास लाइक नहीं कर सकते ना, बहुत गंदे बच्चे हो। कसम से मेरे सामने होते ना तो बहुत प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम लोग करना हो कर देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राकृतिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल को ही कार्बनिक अम्ल भी बोला जाता है। प्राकृतिक अम्ल को ही कार्बनिक अम्ल बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखना। कभी एग्जाम में दे दिया कि कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? ए राज भैया तो हमें प्राकृतिक पढ़ा रहे हैं, मानव निर्मित पढ़ा रहे हैं, ये कार्बनिक अम्ल कब से पैदा होगा हो? तो कुछ अलग चीज ना है, प्राकृतिक अम्ल को ही कार्बनिक अम्ल भी बोला जाता है। कुछ अलग नहीं कर रहे सर, कदम हम पढ़ा हुए नहीं बने। अब जाए के कैसे क्लास खत्म हुई एग्जाम के बाद हम राज सर से मिले, पूछा कि हमें पढ़ाए कहीं नहीं रहे हो। अभी जान लो, प्राकृतिक अम्ल को ही कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। अब जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये लाल चीटी होती है ना भाई, कसम से बहुत खतरनाक होती है, काटती है ना। एक्चुअली में जब बचपन में मैं लगभग 7 या 8 साल का रहा हूँगा, बहुत छोटा था, तो वो जो काले वाले चींटे नहीं होते हैं बड़े से एकदम हट्टे कट्टे फूले फूले, वो धीरे धीरे बड़े भी हो जाते हैं। वो क्या किया था, मैं जा रहा था, बहुत छोटा था, तो पैर का अंगूठा होता है ना, उंगलियां होती हैं भाई, वो यहां पे पकड़ लिया और दबा दिया। भाई मैं बच्चा हूं यार, मैं कितना चिल्लाने लगा, चिल्लाते चिल्लाते उसको नोच भी लिया, लेकिन वो उसका पूरा शरीर यहां से अलग हो गया, लेकिन मुंह अलग नहीं था, वो उसको ऐसे पकड़ा हुआ था। भाई क्या ये, बहुत दर्द हुआ था। तो लिव इट। यानी जो चींटियां होती हैं, खास करके हमारी जो लाल चींटियां होती हैं, उन लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक। याद कर लो भाई, एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। कसम से वो दिन आज भी जब याद करता हूं तो वहां पर आज भी दर्द जैसा फील होता है, भाई वहीं पे पकड़े रही है। समझ लो सर धड़ से अलग हो गया है, लेकिन वो उसका जो सर है वो पकड़े है, जैसे यहां पर है ना ये पैर, वो इस भाग को पकड़े ही है। अब मैं चिल्लाया जा रहा हूं, मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी आई किसी तरह से उसको छोड़ छाड़ के इसे खींच खाच के निकाली, फिर बची। अब फिर छोटे थे, रोते रह गए। अब जैसे घास है, पत्ते हैं, मूत्र है, इनमें हमारा बेंजोइक एसिड पाया जाता है। सिरका में बेटा एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम लोग CH3COOH होगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सही कर लेना, CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं। और दही जो होता है, दही में देखो दही है, दूध है, दूध में भी लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है, और दही में भी लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो है लैक्टिक एसिड।
अब आता है साइट्रिक एसिड, नींबू, कच्चा अंगूर, अरे संतरा है, कच्चा अंगूर में भाई हमारा दूसरा भी पाया जाता है, दूसरा ऑक्जेलिक, ये टमाटर में पाया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा है, पहले बात है ये पूछा साइट्रिक एसिड नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड याद कर लो, ये चीज नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए इसके सूत्र क्या होते हैं। एग्जाम में नहीं पूछता, 100% नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। साइट्रिक एसिड नींबू में, संतरा में, टमाटर में ऑक्जेलिक, ये 100% ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो है ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, बहुत बार पूछा एग्जाम में, फिर से कह दे रहा हूं, मुन्ना लिख लो, अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना बेटा। यार मेरी 2 दिन से तबीयत खराब है, बुखार है, शायद ऐप के बच्चे कुछ होंगे तो उनको पता होगा कि मैंने 2 दिन से क्लास नहीं लिए। इवन अभी भी क्लास में जब आ रहा था तो फीवर जैसा फील होने लगा यार। अब मैं सोच रहा था क्लास कैसे लूंगा, लेकिन क्लास में है तो अलग सी एनर्जी आ जाती है, फिर लगता है चलो बच्चे आ रहे पढ़ा रहे तो मैं पढ़ाऊंगा यार, इसके लिए तो लाइक तो बनता है ना यार, कोई बात नहीं। आ गया, इमली में टार्टेरिक एसिड और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एक बात अब यहां से ये सीख लो, अमाशय हमारा जो है हमारे शरीर का भाग है, इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या है, प्राकृतिक एसिड है। क्या है, प्राकृतिक एसिड है, लेकिन साथ ही साथ ये खनिज अम्ल भी है, क्योंकि इसे हम लैब में भी बनाएंगे, क्या करते हैं, लैब में भी बनाते हैं। अब आता है खनिज अम्ल या फिर सिंथेटिक अम्ल, ये क्या होते हैं, खनिज अम्ल या फिर सिंथेटिक एसिड ये क्या होते हैं, अम्ल जिन्हें खनिजों मिनरल से तैयार करते हैं, मतलब वे अम्ल जिसे हम लोग मिनरल से सल्फर वल्फर ले आए, पता फास्फोरस वोस्फोरस लाए दुनिया भर के, और उससे हमने तैयार कर दिया अम्ल। हमने क्या है, बहुत सारी खनिजों ने इसको इकट्ठा किया और यह मिला उला के क्या कर दिया, अम्ल बना दिया। हमने इसको लैब में बनाया, क्या किया, हमने इसे लैब में बनाया, अम्ल नहीं था, ये अन्य कोई पदार्थ था, नॉर्मल अवस्था में चीजें पाई जा रही थी, लेकिन उसका यूज करके हमने उसका अम्ल बना लिया। ध्यान से समझना, अभी तक वो था कि चीजें संबंधित नहीं थी, अम्ल से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमने उनका यूज करके प्रयोगशाला में, लैब में हमने अम्ल तैयार कर लिया। तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक अम्ल, अरे खनिज अम्ल या फिर मानव निर्मित या फिर सिंथेटिक अम्ल भी कहा जाएगा। सभी का नाम एक ही है, सारे नाम इसलिए मैं ला देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज जाते हैं बोर्ड एग्जाम टाइम में कि यार सिंथेटिक अम्ल था, खनिज अम्ल था, तो याद कर लेना, खनिज अम्ल बोले, सिंथेटिक एसिड बोले, या फिर मैन मेड मानव निर्मित बोले, मानव निर्मित बोले तो भी वही होगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक हमारा क्या है, खनिज अम्ल भी है, साथ ही साथ में प्राकृतिक अम्ल है। अब जब प्रकृति से प्राप्त होगा, यानी हमारा अमाशय से प्राप्त हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक अम्ल। लेकिन हम इसको लैब में भी बना ले रहे हैं, लैब में भी बन जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, खनिज अम्ल कहलाएगा। अब जैसे सिंपल समझो कि अगर मैंने क्या किया है, 2 बर्तन है, एक ये पात्र है, एक ये पात्र है, ये HCl ये भी है, HCl ये भी है। अब मान लो इसमें से कोई बच्चा है, जैसे योगेश है, योगेश एक बच्चा है, योगेश के शरीर से अमाशय को मैंने काट के निकाल लिया और उसके अमाशय से मैंने क्या निकाला, HCl अम्ल निकाल करके रख लिया। उसके अमाशय से मैंने HCl अम्ल निकाल के रख लिया और ये अम्ल मैंने लैब में तैयार किया। अब ये कौन सा अम्ल है, ये अम्ल कौन सा कहलाएगा, ये भैया प्राकृतिक कहलाएगा, क्योंकि मैंने प्रकृति में मौजूद योगेश उसके शरीर से ये अम्ल निकाला है, तो ये अम्ल हमारा प्राकृतिक है। क्या है, ये हमारा प्राकृतिक है। जबकि ये अम्ल मैंने मिनरल्स है, दुनिया भर की चीजें, केमिकल वेमिकल पता नहीं क्या क्या फलाना, बहुत सारी चीजों को यूज करके मैंने ये अम्ल बनाया, तो ये अम्ल क्या कहलाएगा, ये हमारा सिंथेटिक या फिर खनिज अम्ल कहलाएगा, खनिज अम्ल कहलाएगा। बात क्लियर, दोनों एक साथ मैंने रख, ये भी HCl है, ये भी HCl है, लेकिन इसको मैंने प्रकृति से निकाला है, प्रकृति से प्राप्त किया है, इस वजह से ये प्राकृतिक कहलाएगा। है वही, ये भी हाइड्रोक्लोरिक है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक है, लेकिन जब मैं प्रकृति से इसको प्राप्त करूंगा तो वो प्राकृतिक है, और वहीं पर जब उसे मैं लैब में मिनरल्स को यूज करके बनाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा, खनिज अम्ल कहलाएगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर है?
क्लियर, डन, बहुत से। तो ये हमारा फास्फोरिक है, बोरिक एसिड है, ये सब क्या हमारे खनिज अम्ल है। अब आता है प्रबलता के आधार पर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में या फिर बहुत सारी अभिक्रियाएं आएंगी तो वहां पर ये भाई बहुत कंफ्यूज करता है। प्रबल, ओ ताकतवर, अरे ऐसा कुछ ना है भाई, ये मत सोचना कि एक अम्ल ये वाला प्रबल अम्ल है, ये बॉडी बिल्डर वाला होगा एक अम्ल। ओ भैया थाड़े चला थाड़े, अब ये कौन है? अरे जी गुरु जी, हाँ हाँ, ऐसा तो है नहीं भाई। तो भैया प्रबल है तो क्यों प्रबल है? क्या उसने जिम जाकर के बॉडी सॉडी बनाई है, या फिर थोड़ा सा दुर्बल है, अरे ठीक है किसी तरह जी रहे हैं, कि ऐसा है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन आयन का अंतर है, H+ आयन। जो इनकी प्रबलता देखी जाती है अम्ल की, वो H+ आयन के अकॉर्डिंग देखी जाती है। आपको कि सर यहां तो प्रबल दुर्बल तो ऐसे देखते हैं, जो हट्टा कट्टा है प्रबल, जो भैया कमजोर है रूखा सूखा है वो दुर्बल। लेकिन ई अम्ल बा, क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनित होकर के, आप कहोगे सर अधिक क्षमता तक आयनित होकर के, अभी बता रहा हूं, 2 मिनट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी बेटा। वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं और अर्थात अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं और कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और ऑक्जेलिक एसिड है। यहां पर हमारा HCl है, H2SO4 है और नाइट्रिक अम्ल है। तो अब सर कैसे पहचानेंगे? सर कैसे पहचानेंगे? आपने तो बोल दिया कि सर ये जो अधिक मात्रा में H+ आयन दे दिया वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल, और जो कम मात्रा में देगा दुर्बल अम्ल। हम तो मान तो लेते हैं, लेकिन कैसे कैसे? तो अब इसको समझो। जितने भी हमारे प्रबल अम्ल हैं, जितने भी हमारे प्रबल अम्ल हैं, वो अधिकतर तुम्हारे सारे के सारे अम्ल क्या है? खनिज अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी हमारे प्रबल अधिकतर हैं वो सारे के सारे खनिज अम्ल हैं, जिन्हें हमने लैब में खनिजों का इस्तेमाल करके बनाया है। और ये अगर जल के संपर्क में आते हैं, जल के संपर्क में आते हैं तो ये तुरंत सारे के सारे H+ आयन मुक्त कर देते हैं। जबकि लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल है और हमारा एसिटिक अम्ल है, ये किसी न किसी प्रकृति में मौजूद पदार्थों में पाए जाते हैं। तो इनसे जो H+ आयन होता है वो बहुत कम मात्रा में निकल पाता है। ध्यान सुनना, ये अधिकतर हमारे प्राकृतिक अम्ल होते हैं, प्रकृति में मौजूद चीजों में पाए जाते हैं। अब सिरका, सिरका तो ऐसा नहीं, हाँ देखो देखो एक बात याद रखना, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिरका ही एसिटिक एसिड नहीं होता। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मान लो ये सिरका है, ये इसमें हमने सिरका रखा हुआ है, ठीक, सिरका। अब बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि सिरका ही एसिटिक एसिड है, सिरका ही एसिटिक एसिड है। ना 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 ना, इस सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, मतलब इसमें मौजूद है, लेकिन सिरके को ही एसिटिक एसिड बोला जाए ये गलत होगा। अब जैसे दही, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, उसमें एसिड पाया जा रहा है, लेकिन लैक्टिक एसिड ही दही है, यह गलत होगा। ठीक है, याद रखना। अब आगे देखो, अब आता है सांद्रता के आधार पर। यह तो भाई तुम्हें क्लास 12 तक पूरा काम आएगा, यह क्लास 12 तक काम आने वाला है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ध्यान से देखना इसको, अगर ये मिस कर दिया तो समझ लो कि बहुत कुछ मिस कर दिए, हकीकत कह रहा हूं। तुमने देखेंगे ना डाइल्यूट, जैसे ऐसे लिखा है डाइल्यूट दिल H2SO4। अब दिल मत समझ लेना, दिल मत देना मेरी सौतन को, यार मेरी सौतन थोड़ी होती है भाई। दिल या फिर CONC H2SO4, कभी ऐसा कुछ देखने को मिला तुम्हें अभी तक? ई का बवाल है, एक में दिल लिखा, एक CONC लिखा हुआ है, H2SO4। अब इसको समझो, कह रहा है कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जबकि जल कम मात्रा में, और तनु कह रहा है कि जिसमें अम्ल ज्यादा कम हो
और जल जाता हो। अरे सर बहुत कंफ्यूज हो रहा है, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। हम क्या कंफ्यूज मत हो। मान लो ये हमारे पास एक पात्र है, एक बाटली है, एक बाटली है, ठीक है। ये पतला हो गया यार। हमारे पास दो पात्र थे, इन दोनों पात्र में हमने क्या किया, ध्यान से देखना, इतना हमने H2SO4 भर दिया, इतना हमने H2SO4 मिला दिया, और इसमें थोड़ा सा H2O मिला दिया। ध्यान से देखने जाना, मैं समझा रहा हूं। H2SO4 यहां तक है और इसमें इतना हमारा जल है। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, इतना हमारा H2SO4 है और इसमें हमारा इतना H2O है, जल है। अब हो क्या रहा है समझना, सांद्र अम्ल में क्या होगा, सांद्र वाले में, सांद्र अम्ल में, सांद्र अम्ल में क्या होगा कि जो अम्ल की मात्रा है, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और जल की मात्रा कम होगी। सांद्र अम्ल में अम्ल ज्यादा होगा, जल कम होगा। फिर ध्यान सुनो, सांद्र अम्ल में अम्ल ज्यादा होगा और जल कम होगा, तब हम इसे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी CONCH2SO4। बात क्लियर। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो भाई, इसको हल्के मत लेना यार। कुछ बच्चे होते हैं, अरे सर ई का वो, अरे सर इसको जरूरत नहीं। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। अब दूसरा है कि भैया जिसमें अम्ल एकदम थोड़ा सा हो, अम्ल कम हो, ये क्या है, अम्ल कम हो लेकिन 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 जल ज्यादा मात्रा में हो। अम्ल कम जल ज्यादा, अम्ल कम जल ज्यादा, तो ऐसे भैया अम्ल को क्या कहेंगे, डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी तनु अम्ल। बात क्लियर हुई। अगर अम्ल ज्यादा है और पानी कम है तो ऐसे अम्ल को सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सांद्र अम्ल बोलेंगे। और जब क्या है, अम्ल कम हो और जल की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल कम जल ज्यादा, तो ऐसे भैया को हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, तनु अम्ल हम लोग बोलेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है, क्या यहां तक बात क्लियर है? सभी बच्चे बार कमेंट कर बताओ यस सर क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो भैया एक बार फायर वाली इमेज भेज दो तुरंत, तब मुझे भी लगे ना हाँ मेरे बच्चों को क्लियर है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। तुरंत तुरंत तुरंत, डू इट फास्ट। अरे मेरे राजा करेजा। अब आता है भैया क्षार। अभी तक तो हमने अम्ल के बारे में देखा है, अभी इसमें सारी अभिक्रियाएं, बहुत कुछ, बहुत बवाल है, बहुत बवाल है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं क्षार की। अरे भैया जिस प्रकार से जो हमारा अम्ल था ना, वो खट्टा था, अरे बाप, थू 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 थू, ये क्षार है। मतलब अम्ल में हमारा ये 56 कौन का मुंह बना था, क्या खा लिए। मैं एक्चुअली फील दे रहा हूं। और क्षार में क्या होता है, क्षार में, क्षार में थू, क्या 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 खा लिए। तो क्षार में कुछ ऐसा मुंह बनता है, क्षार में कुछ ऐसा मुंह, छी 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 छी, क्या खा रहे, क्या खा लिए। तो तो क्षार कुछ ऐसा होता है। बेटा देखो यार, मेरी तबीयत थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खराब है, इससे बीच बीच में खांसी आ जा रही, एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है। अब देखो क्षार क्या, क्षार को भैया एक तरह से भस्म भी कहते हैं। और क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा, लाइक कसैला, करेला, वैसा। ये जल में साथ घुल करके जितने भी हमारे क्षार हैं, ये जल में अगर देखो अम्ल क्या था, जल में घुल रहा था, अम्ल अगर जल में घुल रहा था तो H+ आयन दे रहा था। वहीं पर ये जो क्षार महोदय है जिसे हम भस्म कहते हैं, अभी बेस ई अगर जल के संपर्क में आएगा ना, कहे अम्ल तू H+ आयन दिया, ले देख मैं OH नहीं देगा, तू क्या कर लेगा, तू एक दे रहा मैं तो दो दे रहा हूं। मतलब जो हमारा क्षार है, जो हमारा क्षार है वो अम्ल से एक कदम आगे और है। अम्ल क्या किया था, H+ आयन दिया था, कहा तू H+ आयन देता है तो मैं क्या दूंगा,
OH माइनस आयन मुक्त करूंगा। यानी जितने भी क्षार हैं वो अगर जल के संपर्क में आएंगे, याद करते जाओ बेटा, थोड़ा सा मैं हंसी मजाक कर दे रहा हूं, मैं ऑलरेडी ऐसे ज्यादा करता नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको अगर समझ में आना है, थोड़ा सा एकदम से चैप्टर को एकदम से हल्के में लेके चलना है ना, थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जितने भी क्षार आपको अब नजर आएंगे, क्षार को सोचते तुम्हारे माइंड में बात आनी चाहिए कि क्षार मतलब OH माइनस आयन, क्षार OH, क्षार OH, अब माइनस आयन उसको छोड़ना मत, दुश्मनी ना आए उससे। तो जितने भी हमारे क्षार हैं वो OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। अब यहां पे देखो, ये NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस जल के संपर्क में आया, कहा हाँ अब आ गए, अब बोल। तो भैया जैसे ही इसके संपर्क में आया ना, तो भैया सोडियम प्लस आयन और OH माइनस आयन मुक्त किया। यानी अब एक कॉमन सी चीज याद कर लेना कि जितने भी क्षार हैं वो क्या करेंगे? OH माइनस आयन मुक्त करेंगे। क्या करेंगे? OH माइनस आयन मुक्त करेंगे। अच्छा, अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं का? हम कहा हाँ होते हैं। अब भाई अम्ल के प्रकार है, इनका पीछे रहेगा का, ए तू अम्ल है, तुम क्षार है, हल्के अम्लीय क्या? मेरे भी प्रकार हैं। क्या राइमिंग थी? तू अम्ल है, तुम्हें क्षार है, मेरे भी प्रकार हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मजाक कर। अब इसके प्रकार देखो, इसके भी प्रकार में प्रबल और दुर्बल है। अब प्रबल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जो जल के साथ अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे, ध्यान सुन लेना बस एक, या फिर अधिक मात्रा में आयनीकृत होते हैं, अधिक मात्रा में आयनीकृत होते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे प्रबल क्षार है। याद कर लो भाई, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे प्रबल क्षार है। अभी सब काम आएंगे, भूल जाओगे तो निपट जाओगे आप। अभी बहुत ज्यादा रिएक्शन आएंगे, मैं बोलूंगा प्रबल क्षार, प्रबल क्षार का होता है ओ OH माइनस था, इसके साथ भी कुछ था। बेटा ऐसा मत करना यार, फिर मजा ना आएगा। तो याद रखना कि क्षार जो है, जितने भी हमारे प्रबल क्षार हैं, ये अगर धोखे से भी जल के संपर्क में आ गए, ये सारे के सारे OH माइनस आयन निकाल के रख देते हैं। सारे के सारे OH माइनस कहेंगे ले जा, जा तुझको बुला दिया, जा ले जा। लेकिन जो दुर्बल क्षार होते हैं, इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि सारे के सारे OH माइनस आयन को निकाल दें, या फिर पूर्णतः OH माइनस आयन को आयनीकृत करने में संभव नहीं है। तो क्या करें? वे क्षार जो जलीय विलयन में जल के साथ रिएक्ट करके आयनीकृत होकर के अल्प संख्या में हाइड्रोक्साइड यानी कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, बहुत कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं। कौन? हमारे दुर्बल क्षार। कौन से? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो क्षार है ना, ये बहुत कम मात्रा में लाइक रिएक्ट करेंगे, हाँ ठीक है दे देते हैं, ठीक है ले जाओ, ये वो वाले हैं। प्रबल क्षार, अच्छा चाहिए, ठीक है ले जाओ, ये वाले हैं। और ये वाले कमजोर वाले हैं। तो याद रखना कि प्रबल क्षार अधिक मात्रा में या फिर पूर्णतः आयनित होकर के OH माइनस आयन देती हैं, और इसमें कम मात्रा में या अल्प संख्या में H प्लस आयन OH माइनस आयन देती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भाई, बहुत कंफ्यूजिंग, लोग मतलब सारे बच्चे कंफ्यूज रहते कि ये क्षार क्षारक क्या है, क्षार और क्षारक क्या है, इसका कंफ्यूजन अभी दूर कर लेना। बाद का मत सोचना सर बाद में हो जाएगा, ना ना ना, फिर से कह रहा हूं, क्षार और क्षारक का अंतर क्लियर कर लेना। क्षारक क्या है? एक बड़ा समूह है। क्षारक क्या है? एक बड़ा समूह है। अच्छा, फिर जिसमें सभी क्षारी पदार्थ आते, कह रहा है कि जो क्षारक है वो इतना बड़ा समूह है जिसमें जितने क्षारी पदार्थ है सब आते हैं, सारे के सारे क्षारी पदार्थ, जिसमें भी OH माइनस आएंगे, चाहे कमजोर वाला हो चाहे हट्टा कट्टा कोई भी है, सब इसमें भर दो, सब भर दो। यानी क्षारक क्या है? एक बड़ा समूह है जिसमें सारे क्षारी पदार्थ आएंगे। अच्छा, तो क्षार केवल वही क्षारक है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर है, कह रहा है क्षार केवल वही क्षारक है जो पानी में घुल सकती हैं। सारी चीज क्लियर कर दिया। यानी क्षारक सब है, सब कुछ, जितने भी OH माइनस है, जिसमें भी OH पाया जा रहा है वो सब क्षार है। लेकिन क्षार क्या है? तो कह रहा है क्षार केवल वही क्षारक है, या वो क्षारक, बहुत सारे क्षारक थे, बहुत सारे, मान लो एक काम ऐसे समझो,
ऐसे समझना, ध्यान से देखना, फोकस हो गई। ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक, 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 ये सब क्षारक, ये भी सब क्षारक हैं। ये सब क्या है? क्षारक है। तो हमने कहा भैया क्षार कौन सा है ये तो बता दे भाई। तू कहती क्षार क्षार क्षार, क्षार जानना मेरे को, क्षार बता। तो मैंने कहा आंख मूंद करके आज से बता देना, आंख मूंद कर बता देना कि सब क्षारक है। तो क्षार कौन सा है? कह रहा वो क्षारक जो जल में घुल जाए। मान लो ये चार ऐसे क्षारक थे जो जल में घुल गए, जल में घुल गए। ये चार देखो सारे के सारे क्षारक थे, ये भी क्षारक, ये भी। सुनो, फिर सुन लो, फिर सुन लो, फिर सुन लो। ये सारे के सारे क्या है? क्षारक हैं। हमने कहा क्षार कौन सा है, इसमें क्षार कौन सा है? तो हमने कहा कि भैया इसमें से ये चार ऐसे क्षारक हैं जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, और जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके। यानी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलता है, क्षारक भी है और क्षार भी है। भाई जाहिर सी बात है। अब ऐसा तो नहीं कि अगर ये क्षार है तो क्षारक नहीं रहे, क्षारक अभी भी है, अभी भी ये क्षारक भी है, लेकिन साथ में ये जल में घुल जा रहे, इस वजह से इसको हम क्षार भी बोलेंगे। क्षारक हैं, यानी जितने क्षार हैं वो सबके सब क्षारक होते हैं, सारे क्षार क्षारक हैं, लेकिन सारे क्षारक क्षार नहीं है। ठीक, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये जल में नहीं घुलता है, यानी ये क्षारक है लेकिन क्षार नहीं। ये जल में भी घुल गया, पहले तो ये क्षार, ये दोनों देखो, दोनों क्षारक है, मान लो क्षारक दोनों है, लेकिन ये जल में घुल गया तो इस वजह से ये क्षार भी है क्षारक भी है, लेकिन ये जल में नहीं घुला, ये जल में नहीं घुला, इस वजह से इसे हम केवल क्षारक कहेंगे, क्षार नहीं कहेंगे। बात क्लियर? आ गया। अब आ गया भैया लवण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे केवल बहुविकल्पी पूछता है और आगे जो चीजें आएंगी वो पूछेगा। अब लवण की बात करते तो लवण क्या है? लवण भाई सिंपल याद रखना भाई, लवण में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछेगा, सब ऐसा समझो। लवण जो बनता है वो अम्ल क्षार के आपसी रिएक्शन से बनता है। लवण जो बनता है अम्लो क्षार लो मिला दो, अम्लो क्षार लो मिला दो, बन गया क्या? लवण। सिंपल से याद रखना, अम्ल क्षार को आपस में मिला दो, जो बना लवण है। अम्ल क्षार को मिलाओ, जो बना, मत दुई समान कर लिया, यह भिड़ा दिया, अब भिड़ाने से जो बना ना वही लवण है। अब जैसे भैया अम्ल क्षार की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्या? लवण प्राप्त होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे लवण ही है। अच्छा, कुछ प्रकार भी हैं? हमने कहा हाँ है। लवण के प्रकार, सामान्य लवण। जब क्या है? सामान्य लवण को समझ लो, फिर आगे देखा जाएगा। जब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म से, मतलब कि जब प्रबल, ए नाला को पढ़ के जाओ ने गोली मार दी जाएगी। ए बिड़ू, हल्के में लिया गया यार, कसम से ना, पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। अब देखो, अब बात कर रहा है कि जब प्रबल अम्ल, हमने पढ़ा था ना प्रबल अम्ल, जैसे हमारा H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से विक्रिया करता है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से विक्रिया करता है, तो जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? हमारा सामान्य लवण होता है। क्या होता है? सामान्य लवण होता है। जैसे जब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म यानी क्षार से अभिक्रिया करता है तो एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर देता है और उदासीन लवण का निर्माण करता है, जिसे हम लोग साधारण लवण बोलते हैं या सामान्य लवण बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब क्या है? हमारे सामान्य लवण है। कैसे हैं? हमारे सामान्य लवण है, या फिर उदासीन लवण बोल दो। अब उदासीन से मतलब समझ लो, ये यही अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण कहलाएगी, लेकिन थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। अब अम्लीय लवण की बात करते हैं। आई हेट लव एटीट्यूड,
खेलेगा फ्री फायर, कोई फ्री फायर, अरे नालायक, खेलेगा फ्री फायर, गद्दारी करवे, हाँ बच्चों के साथ गद्दारी कर रहे। ए तुम ना, तुम्हें तो इतना मैं मारूंगा ना, इसको इधर कैमरा में ऐसे पकड़ के भाई के निकाल, कसम से ऐसा टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। ये सुनो सभी बच्चे बताना कि जो बच्चा बात कर रहा हो तो उसके पास मतलब टीचर के पास इतनी क्षमता हो कि उस नाम को ऐसे पकड़े और उस नाम वाला बच्चा मेरे सामने आ जाए और फिर पाट 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 जब मारे और फिर भेज दे वापस। क्या ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। जैसे जो बच्चा यहाँ पे क्लास में बात करता है और उसको ऐसे खींच के पकड़ो, बाहर निकाल लो और 2-4 ऐसे लपड़ मारो और भी भेज दो। क्या बात कर रहा। अब देखो ये भाई एक बच्चा का सर समझ नहीं आया। देखो भाई लवण क्या है? लवण अम्ल क्षार की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अभी हम लोग इसकी अभिक्रिया भी देखेंगे, अभी हम लोग इसकी अभिक्रिया भी देखेंगे। अब मैं ऐसे बता दे रहा हूं, जैसे हमारे पास HCl अम्ल है, हमने इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसकी अभिक्रिया करा दी, तो सोडियम देखो अब H+ आयन है वो OH- आयन से जुड़ करके जल बना देगा H2O, और सोडियम जो है वो क्लोरीन से जुड़ करके, सोडियम क्लोरीन से जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो ये क्या है? ये लवण ही तो है। यानी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके क्या करता है? प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसकी हम सेपरेट में अभिक्रिया पढ़ने वाला हूं, इस वजह से मैंने यहां पर केवल लवण के बारे में बता दिया कि ऐसे से हमको प्राप्त होगा, ऐसे हमको प्राप्त होगा। ठीक है शिवांशी? तो प्रबल अम्ल क्या है? जैसे देखो जब कोई प्रबल अम्ल, जैसे ये हमारा प्रबल अम्ल था, प्रबल क्षार से अभिक्रिया किया, प्रबल अम्ल ने प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किया। तो यहां पे क्या क्या है? यहां पे जल की बात नहीं किया क्योंकि यहां पे अभिक्रिया की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही केवल लवण की, सामान्य लवण की, सामान्य लवण की बात हो रही है। इस वजह से यहां पर जल की बात नहीं हुई है, यहां पर बस बोल दिया कि प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से कराएंगे तो लवण प्राप्त हो जाएगा, और जो लवण प्राप्त होगा उससे हम लोग उदासीन लवण या फिर सामान्य लवण कहेंगे। यानी ये जो लवण है वो कैसा लवण है? ये हमारा उदासीन लवण या फिर सामान्य लवण होगा। अब इस तरह के जितने लवण हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे के सारे क्या है? सामान्य लवण या फिर उदासीन लवण है। क्या है? समान या फिर उदासीन लवण है। ठीक है। अब आता है अम्लीय लवण। अब ई का बवाल है, अब इसको समझ लो। कह रहा है कि वे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उपस्थित होते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं। अच्छा ओके, मतलब लवण है और उसमें अगर H+ आयन मौजूद हुआ, पर देखो इसने क्या कहा कि वे लवण, ध्यान से सुनना, होना तो चाहिए लवण, लेकिन कह रहा अगर उसमें H+ आयन आ गया, क्योंकि H+ आयन से हमें क्या पता चलता है कि भाई वो अम्ल है। H+ आयन से क्या पता चलता है? भाई अम्लीय तो पता चलता है। अब क्या कह रहा है कि भैया वे सारे लवण जिसमें H+ आयन मौजूद हुआ, वे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उपस्थित होते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं। अब हमने उठाया H2SO4, हमने उठाया H2SO4 अम्ल था, हमने लिया क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की आपस में अभिक्रिया करा दी, दोनों आपस में अभिक्रिया किए, अब बना दिए सोडियम बाइसल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट बना दिए, और यहां पर हमें प्राप्त हो गया जल। अब यहां पर देखो अगर Na2SO4 होता, Na2SO4 होता तो ये हमारा क्या कहलाता? सामान्य लवण होता। ये सामान्य लवण है, सामान्य लवण है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहां पर एक H, जहां 2 है उसकी जगह H है, और H हमारा अम्ल होता है, इस वजह से ये क्या है? अम्लीय लवण है। सेम यहां पर सोडियम सल्फेट था और यहाँ पे QH था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपस में ये दोनों भी अभिक्रिया किए, और अभिक्रिया करने की वजह से यहाँ पर एक हमारा हाइड्रोजन मौजूद रह गया। और यानी जितने भी हमारे लवण के पास, कोई भी लवण है अगर उसके पास H+ आयन हुआ, कोई भी लवण अगर उसके पास H+ आयन मौजूद हुआ उसे हम क्या कहेंगे? अम्लीय लवण कहेंगे। दोनों नाम याद कर लेना, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसको पूछा गया है कि अम्लीय लवण का उदाहरण क्या है। अम्लीय लवण का जब भी उदाहरण पूछा है तो ये वाला ज्यादा पूछा गया है, सोडियम बाइसल्फेट का। ठीक है, क्लियर है?
और यार थोड़ा सा फोकस होकर के देखोगे, वादा करता हूं आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर होगी। और ये भाई अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी आएगा विरंजक चूर्ण का निर्माण, अभी आएगा धावन सोडा, अभी आएगा क्या खाने का सोडा, अभी आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई एक क्लास में इतने दमदार तरीके से रिएक्शन को याद कराऊंगा ना, भूलोगे ना। सारी की सारी रिएक्शन जितनी भी इस चैप्टर की हैं, एक भी रिएक्शन नहीं छोड़ा हूं, सारी रिएक्शन सभी देख लेना। अब आता है यहां से अम्ल क्षार के रासायनिक गुण। अब हम लोग जितने भी अम्ल क्षार की जितने भी अभिक्रियाएं हैं, अब मैं रिएक्शन से बताने जा रहा हूं कि इस चैप्टर की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो है। अब ये सारी रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में बेटा बार बार पूछी गई हैं, हर बार पूछी जाती हैं, तो यहां पर थोड़ा फोकस होकर सारी चीजों को देखना। कह रहा है कि अम्ल और धातु, अम्ल धातु की आपस में विक्रिया कराओ तो क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई अम्ल था और अम्ल की विक्रिया हमने धातु से करा दी, अम्ल की विक्रिया हमने धातु से करा दी तो क्या होगा। तो कह रहा है भैया अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पर, तो भैया अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पे संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है मुन्ना, क्या बनता है, क्या बनता है, क्या करा है, अम्ल धातु से क्रिया करके संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे ये संगत का मतलब क्या है, संगत का मतलब क्या होगा। तो भैया तुमने पढ़ा होगा ना कि जैसी संगत करोगे, अच्छी संगत करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी संगत करोगे तो बुरे बनोगे। अच्छा हम बुरे क्यों बने, कि मेरे पास बुरा लोग था, बुरी संगत थी ना साथ में। अब यहां पे समझो, जैसे अब मान लो मैं यहां पे जिंक धातु लिया हूं, अब ये अच्छा है या बुरी संगत है। मान लो देखो देखो ध्यान सुनना, ये मान लो ये मैं हूं, ये मेरी संगत है, ये मैं हूं, ये मेरी संगत है। अब जो कुछ भी बनूंगा मैं वो यही वाला तो बनूंगा ना। ध्यान से सुनना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये मैं हूं, ये मेरी संगत है। अब अच्छी संगत हो बुरी संगत बात दूसरी है। अब मैं इससे अभिक्रिया करूंगा तो जो यही होगा तो वही बनेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां पर हमने ये लिया था और यहां पे सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड तब बनेगा जब मैं यहां पे सोडियम लूंगा, यानी जो धातु मैं लूंगा, जो धातु यहां पर लूंगा उसी धातु का ही लवण यहां पर बनेगा। इसी को कहते हैं संगत धातु का लवण। जो लवण मैं लूंगा वही, ठीक है। बुरा मत मानो तो एक बात बोलूं, बुरा मत मानो तो एक बात बोलूं, PYQs आप लोग को तब सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा जब आपको सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। मैं भी आपको सारे चैप्टर को वन शॉट दे रहा हूं ताकि इधर उधर भटकने की जगह है ना, एक जगह बैठ करके एक चैप्टर कंप्लीट करके पूरा अच्छे से याद कर लो। फिर उसके बाद जब PYQs लगाओगे ना तब अच्छा मजा आएगी। अब आ नहीं रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो बीच बीच में, तब तो वन शॉट का मजा ना आएगा। पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे लगता है ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इसके बाद शायद है कि PYQs लाऊंगा, वो भी केमिस्ट्री के 2 चैप्टर का। अब एक चैप्टर का PYQs कराना मजा नहीं आ रहा था, तो इसको 2 चैप्टर के PYQs, अगली क्लास 2 चैप्टर की इकट्ठा PYQs रहेंगे, ठीक है। PYQs एक बात जान लेना, मैं सेट वाइज लेकर आऊंगा 2024 और 25 वाले। अब आगे देखो यार, अब यहां पे समझो कि अगर कोई अम्ल है, अगर वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। याद कर लेना, याद कर लो कि अगर अम्ल है, कोई भी अम्ल अगर वो धातु के संपर्क में आएगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। अब यहां पे देखो ये क्या है, अम्ल है, अम्ल ये क्या है, धातु है, ये क्या है, अम्ल, ये क्या है, धातु, अम्ल धातु। अब अम्ल धातु के संपर्क में आ रही है तो ये क्या बनाएगी, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। एकदम से क्लियर कट याद कर लो कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी, एकदम से कंफर्म चीज है। अब उसकी अभिक्रिया पे यहां पे देख सकते हो कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, उसने जिंक के साथ अभिक्रिया किया और जिंक के साथ जैसी उसने अभिक्रिया किया तो जिंक के साथ अभिक्रिया करने की वजह से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त हो गई, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त हो गई। तो यही है मेन मुद्दा, यही मेन चीज है। अब आता बेटा पॉप टेस्ट। अब बहुत से लोग इसको कराते नहीं है, अब कौन कराए, सोचते हैं बवाल वाली चीज है, लेकिन मैं कराऊंगा, परेशान ना हो।
अब कह रहे हैं जब हम किसी धातु की किसी अम्ल के साथ अभी जो हमने पढ़ा वही पॉप टेस्ट है, लेकिन वो नहीं, वो अभिक्रिया यहां पर नहीं होती है, यहां पे थोड़ा दूसरी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि अगर कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और अभिक्रिया के दौरान ये जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है ना, इसी को पहचानने के लिए इसी का टेस्ट ही पॉप टेस्ट कहलाएगा। क्या लिखा है यहां पे देखो, अभिक्रिया की इस अवधि के दौरान जब एक जलती हुई मोमबत्ती को इस गैस के पास ले जाते हैं तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। अब हुआ क्या, अब ध्यान सुनना यहां पे, हमने अम्ल धातु की अभिक्रिया कराई, लवण बना और हाइड्रोजन गैस, अब यह हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर निकलेगी, जैसे यहां पर अभिक्रिया देखो, यहां पे देखो इसमें, अब क्या है कि हमने अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई, अम्ल ने धातु से अभिक्रिया कर लिया, करने के बाद लवण प्राप्त होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकली, अब हाइड्रोजन गैस को हम जब इसके पास जलती हुई कोई चीज लाएंगे, जैसे ही हाइड्रोजन के पास कोई जलती हुई चीज लाई जाती है तो ये पॉपअप यानी फटफट की आवाज करता है। कैसी आवाज? फटफट की आवाज करता है, और फटफट की आवाज को इंग्लिश में बोलते हैं पॉपअप। क्या बोलते हैं? पॉपअप। अरे वो आता ना पटाखा यार, वो जो छोटा सा किसी पर मारो, फट फट फुट फुट फट फुट फट फुट फट फुट, ऐसी, तो वही है पॉपअप। अब पॉप ध्वनि यह बताती है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है, तो यह टेस्ट हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो टेस्ट होता है वो मुख्य रूप से यह बताने के लिए हो रहा कि हाँ भैया हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा पॉप टेस्ट का। किसका? पॉप टेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये फोकस करना है, ध्यान से देखना, और भाई एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारा भैया बीकर है, परख नली। अब परख नली स्टैंड आपका सर ये क्या है? अरे भाई स्टैंड है यार। अब इतना मत करना सर स्टैंड ई का चीज है, कभी हमने इसको सुना है? अरे देख के लग रहा है ना कि जिसमें किसी चीज को फंसाया गया है। स्टैंड है। अब इस स्टैंड में हमने इस बीकर में क्या किया? भर लिया HCl अम्ल। अरे नहीं यार, हाइड्रोक्लोरिक H2SO4। क्या भरा? H2SO4 अम्ल भर दिया। और भैया साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, इसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। क्या डाल दिए? जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। ध्यान सुनना, अम्ल था, अम्ल में हमने क्या किया? जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब जैसे ही जिंक और इसके संपर्क में आया तो एक रिएक्शन हुई। मैं रिएक्शन को यहीं पे लिखे दे रहा हूं, H2SO4 और जिंक जैसे ही आपस में मिले तो जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन को विस्थापित किया। जल्दी से बताओ यहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी? ये कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया का प्रकार बताओ, अभिक्रिया का प्रकार बताओ। मैंने इसको पढ़ाया था, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन प्रकार ई का बवाल हो। अरे बाप भाई, पूरी पलटन आ चुकी है क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है सर कि ये छोटा बच्चा भी आया है, ये भी आई है, ये कहां से आ गई है? एक्चुअली एक रॉक स्टार भी आया है, ये देखो। यो 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 यो। एक्चुअली कल क्या है सर, कल था फ्रेंडशिप डे, तो हम आज आए हैं। हम लोग कल सर सब लोग आ नहीं पाए थे। ओहो हाँ, तो अब छोट सर ये भी तो हम लोग के मित्र ही गण है ना। बनी बात है। तो यानी फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ हाँ, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे। एक दिखाइए, छोटी बच्ची भी भाई देखो मुंह बना। ये देखो हम लोग छोटा सा केक लेकर आए हैं, और ये केक कटेगा। जल्दी से एक बार पहले सेशन को शेयर कर दो, 600 के आसपास पहुंचा दो, फिर हम लोग ये छोटा सा जो है, हाँ ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए, आप लोग के लिए है। किसके लिए? ये बच्चों के लिए सर, लेकिन खा आप लीजिएगा। अच्छा, वही मैं सोचा सर बच्चों के पास पहुंच नहीं पाएगा, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपने लिए कन्फर्म कर लेता हूँ ना। करना कुछ चीजें महसूस की जाती, महसूस बिल्कुल करने के लिए बिल्कुल। आपने खिलाया है। और मान लीजिए अगर आपको नहीं खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, निराला सर हम लोग देख लेंगे फिर। नहीं नहीं निराश नहीं करेंगे। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। पहले बच्चों के पहले मैंने खाऊंगा, नहीं बच्चे थोड़ा सा। हाँ बस सर एक शेयर, एक बार शेयर कर दो, लाल वाला दिल भेज दो भाई, जल्दी से भेजो, ज्यादा समय नहीं है, अभी पढ़ाना है हम लोग को। Happy Friendship Day।
हैप्पी फ्रेंडशिप एक बार सब लोग फ्रेंडशिप डे हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इनके लिए फ्रेंडशिप डे, हम लोग के लिए फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे है भाई, वो हम छे नहीं हो पाएगा, हमसे यही हो पा रहा है फ्रेंडशिप डे ही। और निराला सर आप क्या मैथ्स में क्या बोलते हैं इसको? ए झूठ मूठ के भाई कुछ नहीं लगा है, या नीचे देखो पूरा, ये लगे देखो, ये लटका है, ये तार भाई है, देखो तार निकली है। मोबाइल दूसरे हाथ में है, वो अलग है। देखो ये तो सरकाज़म हो बेवकूफ गया। बना है यार, सरकाज़म हो गया, सरकाज़म हो सरकेज़म गया। देखो भाई, निकाल दिए थे यार। लेकिन क्रोनोलॉजी समझो इसकी, बस हो गया। सर आप इसको थोड़ा सा काट दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है? बस हो गया फ्रेंडशिप। बिल्कुल, ओ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सभी को बधाई, और बाकी जो लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना। मैम कट गया। कट गया। बर्थडे केक देख रहे हो? हम लोग का पहले से कटा है, ये तो फॉर्मेलिटी, ये तो अभी बस फॉर्मेलिटी थी। अब अच्छा काट के आप लोग खा चुके हैं ना, उसकी बात है। ओके, मैं समझ रहा था। हाँ, और एक बात है, आ जाओ। ये भी सर मैं बता देखो भाई, कल शाम को 6 बजे इसी चैनल पे, जैसे अभी तक आपको पता था कि सेशन लगा है, जौन जानदार शानदार है, मात्र 100 क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास, और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट 2026 में आपको दिखाई देंगे। तो सेशन लगा है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और एक चीज तो बताया नहीं कि आपने कितनी मेहनत की है। वो तो सर भाई ये बात जान लो, सच में जान लो कि गुलशन सर या गुलशन भैया बोले तो बहुत मेहनत किए हैं इस सेशन के लिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि भैया अब आपका काम क्या बनता है। आपके क्लास के जितने दोस्त यार हैं उन सभी को बताना है। अब उसके लिए आपको उस क्लास का स्क्रीनशॉट लेकर के मेंशन करना है, स्टोरी लगाना है, स्टेटस लगाना है, कि ताकि जो सर का मेहनत है ना बिल्कुल वो भी बाकी सर बता देंगे, अभी मेरी क्लास लगी है। ऐसा करा। तो भाई अब सर जा रहे हैं, उनकी क्लास है, लेकिन मैं कह दे रहा हूं कि इतना तो आपका ड्यूटी बनती है। वाकई में कल वाली क्लास मिस मत करना, बहुत खतरनाक क्लास रहेगी। अब ध्यान से सुनो, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब हो क्या रहा है भाई, देखो हमने लिया है इस मिस सल्फ्यूरिक एसिड। सभी जल्दी से कमेंट कर बताओ कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी। भाई रिएक्शन जो हो रही है वो मैं बताऊंगा, लेकिन कौन से प्रकार की होगी ये आप लोग बताना। यहाँ पर हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और इसमें हमने छोटे छोटे जिंक के दानेदार टुकड़े डाल दिए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड जैसे जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों के संपर्क में आया, जैसे इसके संपर्क में आया तो जिंक क्या करता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। हाइड्रोजन से कहा बेटा तू निकल निकल यहां से, फुर्सत से निकल। तो भैया हाइड्रोजन का ठीक है जा रहा हूं, और जिंक सल्फेट से जुड़ करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन गया, जो कि एक हमारा लवण है, एक लवण है, और यहाँ पे हमें हमारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया। अब जल्दी से बताइए कौन सी रिएक्शन है, तो ये है बेटा हमारा कौन सी रिएक्शन है, विस्थापन रिएक्शन। अब हुआ क्या, यहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। अब यहां से भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे, यहां पे देखो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, ये बुलबुले इस पाइप से निकलेंगे, इस पाइप से होते हुए इस साबुन के घोल में पहुंचेंगे। यहां पर हमने एक और बर्तन में साबुन का घोल तैयार किया हुआ है। किसका घोल, साबुन का घोल तैयार किया हुआ है। अब साबुन के घोल में जैसे ही हाइड्रोजन गैस पहुंचेगी, ध्यान से सुना, जैसे ही इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले पहुंचेंगे तो ये क्या करेगा, तुरंत भैया ऊपर की ओर उठेगा। भाई हाइड्रोजन गैस है, हल्की होती है, ऊपर पहुंचेगी, और जैसे ऊपर पहुंचेगी तो हम लाएंगे मोमबत्ती जलती हुई। जैसे ही इसके पास जलती हुई मोमबत्ती आएगी तो ये फट 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 करके आवाज करने लगेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है। अब जैसे आग के पास आई तो ये फट 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 की आवाज करने लगी। कैसे फट फट की आवाज करने लगी, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। अब देखो ये तो रिएक्शन समझाने थे, लेकिन ये क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है, इसको पता लगाने के लिए हमें यह रिएक्शन करनी पड़ती है, यह अभिक्रिया हमें करनी पड़ती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है, डन। अब आता है अगली महत्वपूर्ण रिएक्शन। बेटा एक बात जान लेना,
इस चैप्टर में कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस नहीं करना। और यार तुम लोग क्लास लाइक नहीं क्या करते यार, सबसे बड़े गंदे बच्चे यार, क्लास ये लाइक कर दिया करो। राजा मुन्ना कह दो यार तुम लोग, छी। अब देखो भाई, अब कह रहा है धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, क्या बोल रहा है कि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, कह रहा है चूना पत्थर, चौक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। भाई जाहिर सी बात है धातु कार्बोनेट है, देखो बता रहा है कि धातु कार्बोनेट कहां पाए जाते हैं, तो कहा है कि चूना पत्थर, चौक, कैल्शियम, संगमरमर, ये सब क्या है, ये इसी के रूप है धातु कार्बोनेट के। अब ये जैसे ही अम्ल के संपर्क में आते हैं, यानी अम्ल सभी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। तो धातु कार्बोनेट है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होगा। अब यहां पे ध्यान दो, ओके ओके ओके, ये आगे पीछे हो गया है, यहां पे HNO3 होगा, ये आगे पीछे लिख गया है, अरे यार HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल और हमारा है धातु कार्बोनेट, नाइट्रिक अम्ल और धातु कार्बोनेट, नाइट्रिक अम्ल और धातु कार्बोनेट जैसी आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना हमें, ये हमारा लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। आपको याद रखना कि अगर कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट के संपर्क में आएगा, देखो ये धातु है, ये कार्बोनेट, यानी ये हमारा धातु कार्बोनेट है, यानी कोई भी अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के संपर्क में आएगा, कोई भी अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के संपर्क में आएगा तो इस बात को याद रखना, वो हमेशा और हमेशा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करेगा, हमेशा और हमेशा, एकदम कंफर्म बात है, ठीक है। अब आगे देखो, अब दूसरा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाई कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखो तुम लोग जब ये इधर उधर करने लगते हो ना, आने जाने लगते हो ना, तब फिर गुस्सा आती है, जब क्लास में रहा करो तो अच्छे से पढ़ लिया करो। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाई कार्बोनेट की बात करते हैं, ई का बवाल है, इसको समझो। तो कह रहा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, जिसे हम बाई कार्बोनेट, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, कोई भी बाई कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, वो अगर अम्ल से अभिक्रिया किया, तो भैया लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। एकदम से पक्की बात है, पक्की बात, कंफर्म कि भैया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो भैया लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जैसे यहां पे सोडियम बाई कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये आप एकदम से कंफर्म है कि भैया देखो कुछ चीजें एकदम से कंफर्म रहती है, इसीलिए मैं सूत्र भी बता देता हूं कि अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये तो एकदम कंफर्म है। लवण कौन सा है, शायद सोडियम क्लोराइड बन जाए, पोटेशियम क्लोराइड बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन कुछ चीजें एकदम से कंफर्म रहती है, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जल। तो आप इस सूत्र को जरूर याद कर लेना, कोई भी रिएक्शन लिखो तो उसका ये सूत्र जरूर लिख लेना कि एग्जाम टाइम में कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ऐसा भी कुछ होता है क्या। अब यहां पे देखो कह रहा है धातु ऑक्साइड जो कि क्षार की प्रकृति के साथ है, उसके साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा, अगर देखो बेटा यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, क्या है भाई, क्या है। अब देखो मान लो यहां पर नहीं होगा, देखो मैं इसका सूत्र लिखे दे रहा हूं, ये गड़बड़ है कि अगर अम्ल जो है, अगर हमारा अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, सूत्र में लिखे दे रहा हूं ये वाला है, तो लवण बनेगा प्लस जल प्राप्त होगा 100%। कि अगर कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें लवण प्राप्त होगा और हमें जल प्राप्त होगा, एकदम कंफर्म चीज है। जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है,
ये हमारा धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है जो कि क्षार के जैसा है, और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लवण प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। लवण प्राप्त हुआ, जल और छल, ये अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रिया करा दिया तो क्या होगा भैया? ये एकदम सिंपल सी बात है। ये बात, इसके बाद वाली चीज, जैसे हमारी चीज आएगी कौन कौन सी, ये भाई सबसे खतरनाक वाली, भाई अम्ल क्षार सूचक कुचक, ये बहुत खतरनाक वाले हैं, तो उसको ध्यान से समझना भी। अम्ल क्षार की आपसी क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, यानी अम्ल क्षार आपस में अगर क्रिया कर लिए, अम्ल क्षार आपस में क्रिया कर लिए, तो अम्ल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। लवण बनेगा, और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अम्ल से अभिक्रिया किया, क्षार था, अम्ल से अभिक्रिया किया, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। लवण बनेगा और जल बनेगा, एकदम से कंफर्म। ठीक है। अब क्षार के साथ भी बात, भाई अम्ल के साथ है तो क्षार के साथ भी रिएक्शन होती है। बहुत से लोग होंगे ये रिएक्शन पढ़ाते ही नहीं है, कहेंगे हाँ ठीक है सूचक उचक देख लो। मैं एक एक रिएक्शंस करा रहा हूँ, नोट कर लेना। इतना डीप में इतना सारी चीजें को ना बताने वाला, फिर बाद में सोचोगे यार पास कर लेते। एक एक चीज नोट कर लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो। अविनाश बेटा एक प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में सबसे पहली क्लास और सबसे दूसरी तीसरी क्लास भी है, या ऊपर नीचे देख लेना सूत्र का निर्माण कैसे करना, मैंने ऑलरेडी इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको जाकर के देख लेना एक बार। ठीक है। अब क्षार जो है, क्षार धातु से अभिक्रिया करेगा तो भैया क्या बनेगा हमारे पास? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या बनेगा? लवण बनेगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। क्षार अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, हाँ जल की उपस्थिति है बात दूसरी है, लेकिन क्षार अगर धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण बनेगा और साथ ही साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। ये एकदम से कंफर्म है। ठीक है। थैंक यू समीर। लेकिन अरे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, एक एक चीज पढ़ा दूं, लेकिन इन नालायकों को समझ में आए तब ना। अब आता भैया सूचक। अब भैया सूचक भैया होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब भाई जो दिशा बताए, इधर जाना इधर जाना इधर जाना इधर जाए, मतलब सूचक वो होते हैं जो हमें अम्ल क्षार के बारे में बताएं। देखो जैसे गाड़ी में होता है, गाड़ी में इंडिकेटर होता है ना, इधर मुड़ना है तो इधर का इंडिकेटर दे दिए, इधर मुड़ना है तो इधर का इंडिकेटर दे दिए, होता ना सूचक। तो यहां के सूचक थोड़ा अलग है। गाड़ी का इंडिकेटर होता है वो इधर बाएं मोड़ दाएं मोड़ना कि बाएं मोड़ना वो बताता है, लेकिन ये सूचक जो है भैया वो ये बताता है कि अम्ल होगा कि क्षार होगा। अम्ल और क्षार के बारे में बताता है भैया, ई अम्ल होगा ई क्षार होगा, ई अम्ल होगा ई क्षार होगा। हाँ ठीक है। तो जो सूचक है ना ये अम्ल और क्षार के बारे में बताते, अम्ल और क्षार के। भैया अच्छा ये विलयन अम्ल, तो उसके लिए कौन कौन से सूचक है? तो भैया हमारे दो सूचक आएंगे, एक प्राकृतिक सूचक आएंगे, एक मानव निर्मित सूचक आएंगे। अब प्राकृतिक मैंने क्या कहा था? प्राकृतिक का मतलब अब एक बात एकदम माइंड में रख लेना है कि जो प्रकृति से प्राप्त हो, प्रकृति में मौजूद जीवों जंतुओं पेड़ पौधों से प्राप्त हो तो प्राकृतिक सूचक, और हम अगर लैब में बना ले तो मानव निर्मित सूचक। भाई जाहिर सी बात है, मिल सकता है, जाहिर सी बात है। तो अब प्राकृतिक सूचक क्या है? वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक स्रोत जैसे पेड़ पौधे या फिर जैसे जीव जंतु अगर प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं तो प्राकृतिक स्रोत, और हम अगर लैब में बना रहे हैं मेहनत करके ऐसे ऐसे घोर घार के, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे भैया? सिंथेटिक मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक में सबसे पहला आता है लिटमस पेपर। अब देखो लिटमस का जो रंग होता है आपने देखा होगा लाल और नीला, लेकिन क्या ऐसा ही होता है लिटमस? जब लिटमस हमको प्राप्त होता है ना तो लिटमस का जो ओरिजिनल रंग होता है वो बैगनी रंग का होता है। लिटमस का जो ओरिजिनल रंग होता है वो बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग का। तो लिटमस बैगनी रंग का रंजक यानी डाई का होता है। बैगनी रंग जब हम लिटमस निकालते हैं प्राप्त करते हैं तो बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। बैगनी जैसे भाटा बैगन वैसे।
अच्छा कहाँ पाया जाता है? तो ये बेटा यह लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है, जो कि थैलाफाइट समूह, जैसे पेड़ पौधे के ग्रुप होते हैं, जैसे लंबे पौधे, छोटे पौधे, ऐसे पौधे, दुनिया भर के पौधे, उनका ग्रुप होता है, उनमें से थैलाफाइट एक समूह है, और इस थैलाफाइट समूह में से लाइकेन नाम के पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है, लिटमस को। ठीक है, अब लिटमस को है ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारी, जब प्राप्त करते हैं ना तो ये अम्लीय होता है ना ही क्षारी, और इसका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। बाद में ये जो रंग है, इस रंजक का इस्तेमाल करके हम लोग लिटमस पेपर तैयार किया करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो अब एक बात एकदम से क्लियर कर लो कि लिटमस का कोई मेन रंग नहीं होता है, वो तो हम बाद में तैयार किया करते हैं, बाद में उसको हम मुख्यतः तैयार किया करते हैं। बात क्लियर एकदम से? आगे देखो, अब लिटमस पेपर जो है ये दो रंग का हो गया, नीला और लाल, नीला और लाल। अब कह रहा है जब अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार वो नीला कर देता है लाल को, ऐसा समझो ट्रिक। अनिल की छलनी, अनिल की छलनी, चलनी ना छलनी, अनिल की छलनी, छलनी। अब क्या है, अम्ल जो है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है, तो भैया अनिल से हो गया अम्ल नीले को लाल कर देता है, और क्योंकि भैया छलनी में क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। एकदम से क्लियर रखना भाई, तुम लोग कसम से बड़े दगाबाज हो, सच में बहुत दगाबाज हो। आ गया, छोड़ो जो भी जिसकी इच्छा है। क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, इस बात को एकदम से याद करना है कि क्षार लाल को नीला कर देता है, क्षार लाल को नीला, और अम्ल नीले को लाल कर देता है, एकदम से याद रखना है। हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। क्यों? क्योंकि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है भाई हल्दी। अब ऐसा तो है नहीं कि हल्दी फैक्ट्री में बनाते हो, फैक्ट्री में पिस के आती है, लेकिन जो हल्दी मेन प्राप्त होती है वो प्रकृति से ही प्राप्त होती है। हल्दी भी एक प्रकार प्राकृतिक सूचक है, यह पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का, और यह अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता। अम्ल के संपर्क में आने पर हल्दी कोई रंग नहीं, लेकिन अगर क्षार के संपर्क में आ गई ना, क्षार के संपर्क में आने पे ये भूरा लाल हो जाती। कैसे? एकदम से जैसे आपने साबुन में देखा होगा कि कपड़े कब पार्टी उटी में गए, सफेद कपड़ा था और सब्जी गिर गई, पीली पीले दाग। अब पीला दाग जो है, जब जैसे उसको साबुन में साफ करोगे, जैसे साबुन में साफ करोगे ना, तो वो भूरे लाल रंग जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भूरा लाल जैसा हो जाएगा। फिर आता है लाल पत्ता गोभी, ये भी एक सूचक है। आप कहोगे अच्छा ये सूचक है, हम कहा एहू सूचक है। अब कैसे? इसको समझो। कह रहा लाल पत्ता गोभी के रस को प्राकृतिक सूचक के रूप में जानते हैं। अब कैसे? इसको समझो। लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है मूल रूप से बैगनी रंग का होता है। ये जो लाल पत्ता गोभी, नाम लाल है लेकिन है बैगनी। बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ाई पे फोकस करते हैं, और कुछ लोग होते हैं इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। खुद सोचे देखो, जो आधा घंटा यहां पढ़ करके आधा एक घंटा यहां पढ़ के एक घंटा वहां पढ़ने जाता है, वो क्या कर लेगा? ना ये वाला समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। कोई बात नहीं। अब लाल पत्ता गोभी मूल रूप से बैगनी रंग का होता है। किसके रंग का? बैगनी रंग का। तो लाल पत्ता गोभी के रस को अम्ल में मिलाने पर यह लाल हो जाता है बैगनी रंग का, लेकिन अम्ल में मिलाने पर यह लाल रंग का हो जाता है, और क्षार के मिलाने पर यह हरे रंग का हो जाता है। एकदम से इसको याद कर लो कि भैया लाल पत्ता गोभी अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है और क्षार के मिलाने पे हरा हो जाता है। कुछ गंधीय सूचक होते हैं, लाइक इनके अम्ल क्षार के संपर्क में आने पर इनके स्मेल में परिवर्तन आ जाता है। जैसे प्याज का रस है, अम्ल के संपर्क में ये इसकी जो गंध है वो बनी रहती है, जबकि क्षार में कोई गंध नहीं रहती। वनीला है, अम्ल के संपर्क में, इसमें भी कोई गंध में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षार में भी कोई गंध नहीं होती। मतलब कि इसमें गंध बनी रहती है, समान गंध रहेगी, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं, गंध खत्म हो जाएगी। लौंग के तेल है, इसका भी अम्ल के संपर्क में गंध नहीं रहेगा, मतलब कि समान गंध रहेगी, और क्षार के संपर्क में कोई गंध नहीं, गंध खत्म हो जाएगी। ध्यान सुन लो क्या बता रहा हूं। गंधीय सूचक क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें स्मेल आती है, महकते रहते हैं। जैसे प्याज का रस है, वनीला है, लौंग का तेल है,
ये महकते हैं, इनकी महक आती है। अब ये अगर अम्ल के संपर्क में आएंगे, इनमें अम्ल मिला दो तो ये तीव्र गंध और समान गंध उत्पन्न करेंगे, तेज गंध आएगी। और क्षार के संपर्क में आएगा तो गंध ही नहीं आएगी, गंध खत्म हो जाएगी। सेम अम्ल के संपर्क में ये जो वनीला होता है समान गंध बनाए रहता है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक बना है, लेकिन इसमें गंध खत्म हो जाएगी। लौंग का तेल है, ये भी अम्ल के साथ समान गंध बनाए रखता है, लेकिन क्षार के संग में कोई गंध नहीं बनाता है। तुम लोग क्लास को यार सेशन को शेयर कर दिया करो, तुम लोग क्लास शेयर नहीं करते हो, कुछ लोग आते या फिर बच्चे कम हो जाते हैं ना, फिर मजा नहीं आती यार। अब आता भैया कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक। अब हमारे प्रकृति से देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, ये सूंघने वाला, अब हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम या संश्लेषित। अब कृत्रिम सूचक में आपको यह पता होना चाहिए कि वे सूचक जिसे हम लोग लैब में बना ले। कृत्रिम सूचक वे होते हैं जिसे हम लोग खुद से बनाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक या फिर कृत्रिम सूचक। अब जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनाइथिलीन, ये क्या है ना, ये हमारे प्राकृतिक मतलब कि हमारे सिंथेटिक सूचक हैं जिससे हम लोग लैब में तैयार करते हैं। अब फिनाइथिलीन और मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं। फिनाइथिलीन और मेथिल ऑरेंज, ध्यान से देखना। फिनाइथिलीन जो है एक रंगहीन घोल होता है, फिनाइथिलीन का कोई रंग वंग नहीं होता, ये नॉर्मल सा होता है। लेकिन अगर ये क्षार के संपर्क में आता है ना तो गुलाबी रंग का हो जाता है। जो फिनाइथिलीन है, जो कि एक हमारा कृत्रिम सूचक है जिसको हमने लैब में बनाया है, सिंथेटिक सूचक है, ये अगर क्षार के संपर्क में आएगा तो गुलाबी हो जाएगा, जो कि पहले इसका कोई कलर नहीं था। और लेकिन अगर अम्ल में इसमें मिलाएंगे, अम्ल में इसको मिलाएंगे तो भैया कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर सुनो, इसका पहले रंग क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब अम्ल में हमने इसको डाला तो भैया इसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। और जब क्षार में डाले तो गुलाबी, और अम्ल में डालने पे कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारा क्या है, क्या है, कृत्रिम सूचक, क्योंकि हमने इसको लैब में बनाया है। मेथिल ऑरेंज सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, मेथिल ऑरेंज ही। यह नारंगी रंग का होता है, किस रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। और मेथिल ऑरेंज जो है क्षार के मिलाने पर पीला हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है, क्षार मिला दो, मेथिल ऑरेंज में मेथिल ऑरेंज जो क्षार मिला दोगे तो वो पीला हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का रंग जो है अम्ल के मिलाने पर लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर ध्यान सुन लो कि मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है क्षार के मिलाने पर पीला और अम्ल के मिलाने पर लाल। क्षार के मिलाने पे पीला, अम्ल के मिलाने पर लाल हो जाता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब भैया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पीएच स्केल। पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में जो पीएच शब्द है, इसमें जो पी का अर्थ है पोंटेजी, यानी पावर। पावर, तो ये पावर जो है ये भैया ये बताती है कि जो विलयन है उसमें कितना H+ आयन का पावर है। मतलब कोई हमारे पास विलयन है, इस विलयन में H+ आयन का क्या पौवा है, क्या दबदबा है कि नहीं है। यानी विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की क्या पावर है, क्या दबदबा है, इसको पता लगाने वाले स्केल को ही हम पीएच स्केल कहते हैं। इसको सबसे पहले 1909 में सोरेनसेन नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भैया एक ऐसा स्केल है जिसमें हम लोग अम्ल क्षार के बारे में बता सकते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है। अच्छा, और इसी को भैया सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला गया। पीएच स्केल की परिभाषा देख लो। हाँ देखो बेटा, पहले क्या था कि पीएच स्केल में लॉग ओ वाली चीजें होती थी, बट अब आपके सिलेबस में नहीं रह गया है। ठीक है, पहले लॉग ओ को लेकर के कुछ क्वेश्चंस आते थे, बट अब नहीं पूछे जाते। ठीक, परेशान ना होना। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल प्रस्तुत किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक के अंक अंकित होते हैं जो किसी विलयन में अम्ल क्षार की प्रबलता और दुर्बलता को बताते हैं। अब ये है, इसको हम अपने से बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना। ये एक स्केल है, ध्यान से देखना बेटा, ये हमारी एक स्केल है। इसको थोड़ा चेंज, हाँ। अब इसमें जो है बीच वाला होता है वो 7 होता है। बीच में क्या होता है, 7, इधर होता है 0 और इधर होता है 14। ये 7 उदासीन है, ये एकदम न्यूट्रल होता है।
उदासीन। लेकिन अगर 7 से 0 की तरफ जाओगे तो ये प्रबल, ये हमारा क्या है, 7 से 0 की ओर जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखो 0 जो है, 0 अगर किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान 0 आ गया तो याद रखना वो प्रबल अम्ल होगा। कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा। और अगर 7 के आसपास आ गया, 6.9, 6 आ गया तो ये दुर्बल होगा। कैसा होगा? दुर्बल अम्ल होगा। कैसा होगा? दुर्बल होगा। और अगर 7 से 14 की ओर जाते हैं तो ये क्षारीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्षारीयता। और 14 वाला प्रबल क्षार होगा। क्या होगा? प्रबल क्षार। और यहां पे 7 है, 8 मान लो किसी का है तो 8 वाला क्या होता है? दुर्बल क्षार होगा। कैसा होगा? दुर्बल क्षार होगा। कैसा होगा? दुर्बल क्षार होगा। क्लियर रखना। 7 जैसे जल, जल जो है हमारा क्या होता है? वो उदासीन होता है। प्रबल अम्ल में H2SO4 रख सकते हो, ये हमारा प्रबल अम्ल है। यहां पे हमारा प्रबल क्षार में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है? प्रबल क्षार होता है। आपको ये बात एकदम से कंफर्म रखनी है कि 7 से अगर इधर हम आ रहे हैं, 7 से 0 की ओर आ रहे हैं तो हमारी अम्लता बढ़ती जाती है, यानी खट्टापन बढ़ता जाएगा। ये और खट्टा हो गया, और खट्टा, और खट्टा, और खट्टा, और खट्टा, और खट्टा है इधर, और छारी, छारी, और छारी, और छारी, और छारी, बहुत ज्यादा छारी। मतलब 7 से 14 तरफ जा रहे हैं तो क्षारीयता बढ़ रही है, और 7 से 0 की तरफ आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। जैसे यहां पर भी आप देख सकते हो कुछ चीजों का पीएच स्केल या पीएच मान यहां पर लिखा है। जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, उसका पीएच मान 1 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे हमारा H2SO4, उसका पीएच मान 0 होता है, वो प्रबल अम्ल होता है। तो इसमें कुछ पीएच मान लिखे हैं जिनको आप लोग याद कर लेना। अब आता है इसका भाई क्या महत्व होता है। पीएच मान है ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस भी होगा, कोई इसका महत्व भी होगा। तो इसका महत्व क्या होता है, इसका क्या यूज है? तो कहा रक्त और हमारा शरीर जो है 7.80 से लेके 7.8 पीएच के बीच पाया जाता है। हमारे शरीर का जो ब्लड होता है ना, उसका पीएच भी मान इसी के बीच में पाया जाता है। अम्लीय जो वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा कहते हैं ना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना, अम्लीय वर्षा का मान पीएच मान 5.6 से कम होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत देर बाद मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कि 5.6 से कम अगर वैल्यू है, पीएच मान अगर 5.6 से कम है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्लोर क्षार हमारे कहते हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण। भाई अब यहीं से समझ लो कि तुम्हारा मेन चीज स्टार्ट हुआ है। ये समझ लो, अब यहां से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और ये लॉन्ग 6 मार्क्स, समझ रहे हो? हल्के में ना लेना, भारी में ले लोगे चलेगा। विरंजक चूर्ण की बात करते हैं। क्या है विरंजक चूर्ण? तो विरंजक चूर्ण, अब देखो एक बात और कॉमन सी चीज याद कर लेना, कुछ एज अ ट्रिक समझ लो, जो समझना समझ लो कि जितने भी पाउडर आएंगे वो सबके सब सफेद होंगे, सूखे होंगे, सफेद होंगे, सूखे होंगे, सफेद होंगे, सूखे होंगे। तो कह रहा है विरंजक चूर्ण एक सफेद रंग का सूखा पाउडर होता है। विरंजक चूर्ण क्या है? सफेद रंग का एक सूखा पाउडर होता है जिसका उपयोग चीजों को साफ सफेद करने में, कीटाणु मारने और दाग हटाने के लिए किया जाता है। इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का नाम क्या होता है? CaOCl2। और क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या है भैया? विरंजक चूर्ण है। क्लास में मैं कोशिश करूंगा सभी बच्चों को याद हो जाए। कैसा होता है? सफेद रंग का पाउडर होता है। काम क्या करता है? कीटाणु मारने में, साफ सफेद करने में, सफाई करने में, और भैया दाग को हटाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो शहर में बड़ी बड़ी पानी की टंकी होती है ना, उसके पानी को साफ करने के लिए भी इसी ब्लीचिंग पाउडर को ही इस्तेमाल करते हैं। क्या है भैया पूरा इसका रासायनिक नेम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद कर लो। क्लास में ही कोशिश करेंगे याद कर लेने की। बेटा ये 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। बनता कैसे, बनता कैसे है, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे लैब में। तो भैया हम बनाने के लिए 2 सामान इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस, 2 सामान हम लोग को चाहिए। कौन कौन सामान चाहिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। हमारे पास 2 सामग्री आ गई। अब इन्हीं 2 सामग्री का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाएंगे? ब्लीचिंग पाउडर। अब कह रहे हैं, अब यहां पे हमने लिया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ध्यान से सुनना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी, सुनते जाओ, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी, तो भैया बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और हमारा जल। फिर ध्यान सुनो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, साथ साथ में जल का निर्माण होगा। एकदम से याद कर लो, क्लास में एकदम फोकस होकर के। तो भैया हमारा बन गया क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, क्लोरीन गैस प्रवाहित किए, बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का निर्माण हो गया। इस्तेमाल कपड़े और कागज को सफेद करने में, पेयजल को कीटाणुनाशी बनाने में, घरेलू सफाई, टॉयलेट, बाथरूम, किचन आदि सबको साफ करने में, वातावरण को शुद्ध करने में, अस्पतालों, सिनेमा घरों, अन्य जगह पे किया जाता है, खेती में कीटों को मारने में, रासायनिक उद्योगों में, यानी इतनी ज्यादा जगह पर उपयोग किया जाता है। सब कुछ लिखा है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अब आता है बेकिंग सोडा। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने की विधि देखो। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एक रासायनिक मिश्रण है जिसका उपयोग केक, ब्रेड आदि को फुलाने में, है ना। आपने देखा होगा केक, ब्रेड, घर में वो क्या बोलते हैं, छोले भटूरे बनते हैं ना, भटूरे, तो भटूरे को फुलाने में यही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो 3 चीज इसमें इस्तेमाल होगी। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम, इसका नाम क्या है? सोडियम बाइक NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। फिर सुन लो, NaHCO3, क्लास में ये रिएक्शन मैं याद कराऊंगा, NaHCO3। अब बनेगा कैसे? इसे भैया हम बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे सॉल्वे अमोनिया विधि या सॉल्वे प्रक्रिया बोलेंगे, सॉल्वे प्रक्रिया बोलेंगे या सॉल्वे अमोनिया विधि भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होगा? हम लेंगे सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, हम लेंगे सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। फिर से याद करो, क्या क्या लेंगे हम लोग? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। 4 सामग्री लिए, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और आपस में विक्रिया करा दिए, बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और हमारा अमोनियम क्लोराइड। ये बेटा नौसादर इसको भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसे नौसादर भी बोला जाता है। ये हमारा क्या मिल गया? खाने का सोडा। क्या मिल गया? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। बाद में इसे हम छान करके अलग कर लेंगे और नौसादर को अलग कर देंगे। ये इसका इस्तेमाल होता है साफ सफाई में, खाना में, ब्रेड को फुलाने में। धोने का सोडा, अब खाने वाले सोडे की जो अभिक्रिया हमने की ना, सेम यही अभिक्रिया हम लोग के धोने के सोडे में भी है। सेम उसी की एक चीज यहां पर भी इस्तेमाल कर ली जाएगी। क्या होगी? इसको ध्यान से। वाशिंग सोडा में क्या होगा? कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट है, इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, जिसमें क्रिस्टलीय पानी के 10 अणु होते हैं। इसका उपयोग ग्लास, साबुन, डिटर्जेंट, पेपर आदि भी बनाने में किया जाता है। ये हमारा भाई देख करके जाना, क्या चाह रहे हो? नहीं पढ़ने का मन कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट और दल जल के अणु, यह एक क्षारीय पदार्थ है जो कि जल में घुलनशील है। कैसे होगा? 3 स्टेप में इसकी रिएक्शन होने वाली है। तीनों स्टेप की रिएक्शंस को मैं अच्छे से एकदम से याद करा दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या लेंगे? पहले सोडियम क्लोराइड, जो कि अभी हमने क्या खाने का सोडा बनाया था ना, खाने का सोडा नौसादर बना था, तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल लेंगे। क्या लिए?
सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 4 सामग्री लिए बन गया क्या, सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट और नौसादन। अब ये जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, इसके 2 अणु लेंगे, कितने, 2 अणु लेंगे और इसको गर्म करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे। एग्जाम में पूछता है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करते तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ये भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु को जब हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त होगी। तो याद कर लेना कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, जल और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हमें वॉशिंग सोडा मिल गया, ना 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 ना, अभी हमें वॉशिंग सोडा नहीं मिला, अभी हमें नहीं मिला। अभी हमें क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट मिला है। अभी हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त करने के लिए अलग करना पड़ेगा। अब सोडियम कार्बोनेट यानी जिसे सोडा एस है, उसमें पानी को मिलाया जाता है और मिलाने पर पानी के 10 अणु इसमें जुड़ेंगे। ये सोडियम कार्बोनेट था, इसमें 10 जल के अणु हम मिला देंगे। जैसे ही 10 जल के अणु के संपर्क में आएगा तब हमें प्राप्त हो जाएगा वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा या फिर धोने का सोडा या फिर धोबिया सोडा, कई नाम है इसके। ये सारे के सारे हैं, धावन सोडा, धोने का सोडा या फिर धोबिया सोडा, ये सारे के सारे इसी के ही नाम है। यार तुम लोग क्लास लाइक नहीं कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, अरे कर दिया करो यार, तुम लोग की वजह से एनर्जी मेरी डाउन हो जाती है। बड़े गंदे लोग हो, ऐसे काम ना चलता यार। उपयोग कपड़े धोने में, सफाई में, पूल में, स्विमिंग पूल में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो। अरे भैया नमकीन हो ही जाएंगे भैया, उसी में जाएंगे, टॉयलेट कर लेंगे, निपट लेंगे, सारा काम वहीं पे कर लेंगे। तो फिर गाना भी बना है, स्विमिंग पूल में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो। भाई समझ लो, देखो यार सिंपल बात है, अगर आदमी उसमें नहाने गया है, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, जब जाते हैं ना तो उसमें 1 नंबर तो उससे निपट लेते हैं। अब जानते हो, मान लो यहाँ पे टॉयलेट किए ना तो कहेंगे यहाँ पे तो मैं टॉयलेट किया हूं, अब वो यहाँ पहुंच जाते हैं, मैं टॉयलेट वहां किया हूं, यहाँ पे नहाने में मुझे क्या दिक्कत है। अरे नालायक, पानी है पूरे में घुल के मिल जाएगा, क्या ही बोलूं मैं। तो बेटा इन जगह पे, इतनी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, ये क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को है जब जिप्सम को 373 केल्विन को यानी 100 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पर ये 150 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है, गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी प्राप्त होता है। और अगर हम पीओपी में फिर से पानी मिला देते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है। अब जैसे CaSO4 डॉट में 2H2O है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 हाइड्रेट है, ये जिप्सम है, CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O। अब जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे, इसको जैसे गर्म करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि 1.5 H2O बाहर निकल जाएगा और आधा H2O बचा रहेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलेंगे, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहां पर रिएक्शन देख लो, CaSO4 डॉट में 2H2O था, रिएक्शन कराए, गर्म किए तो इससे 1.5 H2O बाहर निकल गया। क्या बना हमारे पास, CaSO4 डॉट हाफ H2O और भैया यहां पे हमारा 1.5 H2O अलग हो गया। अब अगर क्या हो कि अगर हमारे पास मान लो पीओपी है, ये हमारा जिप्सम है, क्या है, जिप्सम है, हमें मिला पीओपी। हम पीओपी में अगर पानी मिला दे तो क्या होगा, पीओपी में अगर हम पानी मिला दे तो क्या हो जाएगा, अगर पीओपी में तुम पानी फिर से मिला दोगे तो हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा जिप्सम, CaSO4 डॉट में 2H2O। क्या प्राप्त हो जाएगा, CaSO4 डॉट में 2H2O, यानी दोबारा में फिर से प्राप्त हो जाएगा हमारा पीओपी। क्या प्राप्त हो जाएगा, दोबारा हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा हमारा जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जिप्सम का उपयोग और एक बार जान लेना, पीओपी में तो किया ही जाता है, साथ साथ में सीमेंट बनाने में भी पीओपी का इस्तेमाल किया, मतलब कि हमारा जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट जो घर में होता है ना सीमेंट,
उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पीओपी का इस्तेमाल कहाँ करते हो? जैसे कहीं पर आप जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने की स्थिति में आपका जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं, तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल किया करते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर हम लोग चलो इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेते हैं, इन सारी रिएक्शन को एक बार तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास खाने का सोडा वाली रिएक्शन थी, खाने का सोडा, इसकी रिएक्शन को एक बार रिपीट कर लो। सोडियम क्लोराइड थी, अमोनिया था, और हमारे पास और क्या इस्तेमाल किए थे? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल हुआ। ये सारी चीजें, यहां पे अमोनिया का इस्तेमाल हुआ, तो इसे सॉल्वे अमोनिया विधि कहती है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, साथ ही साथ में हमको प्राप्त हो जाएगा नौसादर NH4Cl। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या है? खाने का सोडा है। क्या है? खाने का सोडा। क्या है? खाने का सोडा। अब इसी खाने के सोडा से ही हम लोग धावन सोडा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धावन सोडा। अब धावन सोडा कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे? इसके दो अणु लेंगे, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा Na2CO3 प्लस बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हमें प्राप्त हो जाएगा जल। अब इसके बाद हम इसको लेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में 10 जल के अणु मिला देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या? Na2CO3 डॉट में 10H2O। ये हमारा क्या है? धावन सोडा है। क्या है? धावन सोडा। पहले हमने बनाया खाने के सोडा की रिएक्शन की खाने का सोडा कैसे प्राप्त करेगा। हमने कहा कि सॉल्वे अमोनिया विधि से। हमने सोडियम क्लोराइड लिया, अमोनिया लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया, आपस में सभी की रिएक्शन कराई, और जैसे ही हमने आपस की सभी रिएक्शन कराई तो हमें प्राप्त हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ साथ में अमोनियम क्लोराइड, नौसादा प्राप्त हुआ। फिर हमने कहा कि एक काम करो कि वो खाने के सोडा से तुम धावन सोडा बना के दिखाओ। हमने कहा कोई बुरा नहीं है, हम ये भी कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि खाने के सोडा से हमने धावन सोडा बनाया। तो धावन सोडा बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो खाने का सोडा था उसको लिया, लेकिन उसके दो अणु लिए, याद रखना, दो अणु, और हमने इसको गर्म किया। जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो ये टूट गया। तो यहां पर जल्दी से कौन सी अभिक्रिया हो रही? वियोजन अभिक्रिया। क्या हो रही? ऊष्मीय वियोजन, गर्म कर रहे हैं। ये टूट गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, इसमें टूटा। अब सोडियम कार्बोनेट को हमने उठाया और इसमें 10 जल के अणु मिला दिए, तो हमें प्राप्त हो गया धावन सोडा। यानी खाने के सोडा से हमने बना दिया धावन सोडा। तो बेटा ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है कि खाने के सोडा से किस प्रकार से हम धावन सोडा को बनाएंगे या प्राप्त करेंगे। तो ये था आज की सारी चीजें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देख लो, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने में, सजावट की चीज बनाने में, घर को चिकना करने में, हर जगह यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ये आज का आपका प्रश्न है, इसको नोट कर लो, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो भैया मैं आपका यूपी बोर्ड वाले राज भैया, कमेंट सेक्शन में भर देना। अब अगला कौन सा वन शॉट चाहती हो कि नहीं चाहते हो, कमेंट कर देना। और भाई अगर चाहते हो ना तो बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए, लगना चाहिए यहाँ कि वन शॉट आ रही, और कम से कम यार 1000 लाइक तो कर दो यार, कम से कम 1000 लाइक तो हो जाए यार। तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो, बताओ, इतने सारे बच्चे हो यार, लाइक कर दो, कम से कम 1000 लाइक्स तो हो ही जाए, क्लास खत्म होते थे। तो फिलहाल मिलते हैं। प्राची शर्मा सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, बेटा स्वागत है आप सभी का, नए हो पुराने हो, जब से आए हो क्लास मन लगा पढ़ाई को, जल्दी से कर दो। सर मेरे साइंस में 97 नंबर है। बहुत सही अंकित, बहुत सही। तो फिलहाल बेटा मिलते हैं फिर अब अगली क्लास में, तब तक लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कल वाली क्लास में, कल भैया गुलशन सर की क्लास है, और कल क्लास में बेटा बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है, कुछ बेहतरीन है, बहुत मेहनत की गई है।
फिर जान लो गुलशन सर ने बहुत मेहनत की कल की क्लास के लिए, तो बेटा मिस मत करना कल वाली क्लास, ठीक है। और जल्दी से बार सभी बच्चे, अरे क्या बात है 1000 कर दिया, मैं तो सोचता रह गया, मैं कहने वाला भी था, कोई बात नहीं, चलो थैंक यू। और कल वैसे एक रिवीजन वीडियो सेक्शन में एक वीडियो आएगी, वन शॉट में है, हमारा क्या है कि प्रकाश का परावर्तन 46 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो 46 से 47 मिनट की वीडियो है, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।